क्योंकि रियल एस्टेट बहुत अच्छा भी है और ख़राब भी है। अच्छा ऐसा है कि अगर आपने गलत कॉल ली, गलत डेवलपर के साथ लिया तो बहुत बुरा है। आपने सही डेवलपर के साथ कॉल ली, सही प्रोडक्ट लिया, सही टाइम पे लिया तो बहुत फ़ायदा है। प्रॉफिट में तो भागीदार है हमारे, तो लॉस में भी भागीदार होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चेन में डेवलपर का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। कभी किसी डेवलपर को देखा गरीब होते हुए? आप डेवलपर बढ़ ही रहे हैं। पहले अगर 5,000 मीटर का प्लॉट शुरू करेंगे, बाद में 50,000 मीटर के प्लॉट में काम शुरू कर रहे हैं, 1 एकड़ में काम शुरू करेंगे, बाद में 25 एकड़ में काम शुरू कर रहे हैं। बट एक क्लाइंट अपनी EMI भरते भरते मर जाता है। वो तो मलाई खाते हैं, हमको छाछ देते हैं और हमारी छाछ में भी नजर रखते हैं कि छाछ भी पे हम पानी मिलाकर हम पी जाए। मतलब ओके हमने पेड़ को बड़ा होने के पहले ही खत्म कर दिया। अगर हमने ग्राहकों को खत्म करना शुरू कर दिया, उनके विश्वास को तोड़ना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये रियल एस्टेट के ऊपर पूरी बहुत बड़ी संकट का दौर आ जाएगा, जिसको लोग बोलते हैं मंदी का दौर है। मंदी आ गई कि रेरा का एग्जाम अगर लेना है तो बिल्डर से लेना चाहिए कि भैया तुम बिल्डिंग बना पाओगे कि नहीं, तुमको पता है कि नहीं, कितना सीमेंट मिलाना है, कितना सरिया मिलाना है, बिल्डिंग 50 माले की कैसी बनाना है। अगर ये पूछा जाएगा तो आधे डेवलपर की तरफ, क्योंकि आधे डेवलपर अनक्वालिफाइड इसमें हो जाएंगे, क्योंकि मेजर रोल तो डेवलपर का है ना साहब। कहावत है आधी छोड़ पूरी को भागे, पूरी मिले ना आधी पावे। तो मतलब है कि भैया आधी के चक्कर में पैसे पूरे दे दिए, बाद में पता चला पूरे पैसे चले गए। क्या आज ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो बिना अप्रूवल्स का डाउन पेमेंट में काम कर रहे हैं? सो गाइस, अब तक हम लोग ने जितने भी इंटरव्यूज़ किए सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ किए। आज का जो पॉडकास्ट है ये है एक एक्सपीरियंस रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ। ये कुछ अलग होने वाला है। हम लोग समझेंगे कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट का रोल क्या है इस इंडस्ट्री में और कैसे वो डिलीवर करते हैं रिजल्ट्स। सो इट इज़ नन अदर देन डायरेक्टर ऑफ SBN कॉर्पोरेशन मिस्टर श्रवण सिंह। सो वेलकम मिस्टर श्रवण सिंह, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पे हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आए। सबसे पहले तो आप अपने जर्नी के बारे में हमको बताइए। जितना मुझे पता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक जर्नी रहा है आपका अब तक, और जितने चीज़ें आपने हासिल किया इस बीच वो सब चीज़ें हम लोग को बताइए। क्या चैलेंजेस आपको मिले हैं आपके पूरे जर्नी में, वो सब कुछ हम लोग को बताइए। थैंक यू सुहान जी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इस फ्लोर पे लाके मुझसे ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। ये जर्नी मैंने 2011 में शुरू की थी। मुंबई 2011 में आया मैं। 2011 सितंबर में मुंबई आया सर। मुंबई आना था कि काम के नसीब में कि काम करना है, काम करना है, काम करना है, बट मुंबई में रियल एस्टेट नहीं करना था। आज जिसके लिए हम डिस्कशन करने आए हैं, जिसके सवाल जवाब के लिए आप बैठे हैं, इस काम के लिए नहीं आना था मुंबई। लेकिन डेस्टिनी मतलब डेस्टिनी को तो कोई नकारा नहीं जा सकता ना। डेस्टिनी थी कि रियल एस्टेट में ही काम करना, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट रियल एस्टेट में ही काम मिला। 2011 में जर्नी मैंने एंड टू एंड होम सोल्यूशन से शुरू की थी। मेरे सीनियर हुआ करते थे मिस्टर, अभी हैं मिस्टर कर्नल चौधरी, अनिल चौधरी। तो मिस्टर अनिल चौधरी के अंदर मैंने ये चीज़ें सीखी कि रियल एस्टेट में काम करना है। उन्होंने मुझे ये मौका दिया, बट बिल्कुल पसंद नहीं था। ये रियल एस्टेट बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका रीज़न एक ही था कि रियल एस्टेट में CP को, आज हम CP बोलते हैं, बेसिकली लोग ब्रोकर बोलते हैं। एक्चुअली ब्रोकर दोनों लोगों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन उसको ऐसा देखा जाता है समाज में कि ब्रोकर है तो मतलब ये टफ है यार, ये डील पॉसिबल नहीं है, ब्रोकर है तो चीटिंग होगी, ब्रोकर ने बहुत झूठ बोलते हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये फेस करना शुरू हुआ हमें, हमारी लाइफ में हमने ये देखा कि ये फेस करना पड़ रहा है। तो हमने कहा ये बिज़नेस तो बेकार है, ये नौकरी तो बेकार है, रियल एस्टेट अच्छा नहीं है, ऐसा फील होता था। फिर जैसे जैसे दिन गए, आगे बढ़े, तो समझ में आया ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि हम इससे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं, और एक अच्छा काम भी है ना, लोगों को घर देना, लोगों का घर बसाना, अच्छी चीज़ देना। तो हम उस काम पे निकल पड़े। फिर ये 2011 1-1.5 साल कर्नल साहब के पास काम सीखा। तो उसके बाद फिर मैंने इंडिया होम ज्वाइन किया। उस समय अग्नि प्रॉपर्टी नाम था। 2012 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 2012 में इंडिया होम ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में इसको सीखा कि प्रोफेशनल वे में घर कैसे बेचा जाता है, कैसे ग्राहकों से बात कर सकते हैं, कैसे उनकी नीड पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल उनको चीज़ें बता सकते हैं, हम उनको चीज़ें भेज सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं कि भाई आज ये प्रोजेक्ट है, इस लोकेशन पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट है। तो ये हमें इंडिया होम ने सिखाया। मतलब कह सकते हैं इंडिया होम हमारा मेंटर था, ट्रेनर था, जिससे हमें सिखाया कि भाई काम करने का तरीका। तो आपने अपनी जर्नी 2011 में ही रियल एस्टेट में चालू कर दी? हाँ, 2011 में मुंबई आए थे सर जॉब की तलाश में। तो रियल एस्टेट में ही जॉब मिला, जो हम नहीं करना चाह रहे थे। ये दिमाग में था कि भाई रियल एस्टेट नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ऐसा फील होता था कि भाई रिस्पेक्ट नहीं है। ब्रोकर को लोग बड़ा तुच्छ समझते थे कि अरे ब्रोकर है, ओह हम तो डायरेक्ट करना चाहते हैं। बट पूरी इंडस्ट्री की बात करूं तो ब्रोकर के बिना कहीं काम ही नहीं हो सकता। किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं तो हर जगह चैनल पार्टनर है ही,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल पार्टनर हैं। किसी भी बिजनेस की बात करें तो, फार्मास्यूटिकल की बात करें तो वहाँ सी एंड एफ बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं मीडिएटर तो है ही, मीडिएटर के बिना तो दुनिया चलनी नहीं है सर। फिर कैसे आपने सिलसिला जारी रखा आप? फिर सर 2012 में मैंने इंडिया होम ज्वाइन किया। लगा कि ये जगह ठीक नहीं है, वापस अपने घर होम टाउन जाना चाहिए, होम टाउन जाना चाहिए। लेकिन तकदीर को तो यही था कि बॉम्बे में रहना है, बॉम्बे से जा नहीं सकते। अच्छा, आप आते साथ ही माइंड मेकअप फिर से कर लिए वापस जाने के लिए? जाने के लिए जी जी, क्योंकि इतना टफ था सर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, घर देखते थे छोटे थे। जो डेवलपर उस समय कमिटमेंट करते थे, कमिटमेंट पूरा नहीं होता था, लोग बोले क्या दे रहे हो, क्या बोला था। तो ये चीज़ें हमने भी फेस की, हमने भी देखा कि लोगों को ट्रस्ट था ही नहीं किसी पे। ओके। अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें हमारा करियर रहे, हम लॉन्ग टर्म तक काम कर सके। तो मन में हमेशा ऐसा ख्याल आता था कि इसमें करियर नहीं है। सो दैट हमने सोचा कि भैया वापस घर चलना चाहिए, अब घर चल के कुछ और काम करना चाहिए। ऐसे दिमाग में चीज़ें आने लगी। ओके। फिर हम डटे रहे, लगे रहे। फिर अग्नि प्रॉपर्टीज के बाद आपने क्या किया? फिर अग्नि प्रॉपर्टी के बाद हमने 1-1.5 साल काम किया, अच्छा काम किया, बेस्ट परफॉर्मर थे, लोगों ने काफ़ी सराहना किया चीज़ों को लेकर के, कामों को लेकर के। डेवलपर्स के बारे में पता चला, वहाँ पता चला भाई बड़े डेवलपर भी होते हैं। उस समय कैट ए, कैट बी, कैट सी डेवलपर थे। चूँकि पहली जर्नी में तो हमने कैट सी डेवलपर के साथ ही काम किया। इंडिया होम में जाने के बाद कैट ए, कैट बी डेवलपर के साथ काम करना शुरू किया तो समझ में आया ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल बिजनेस है। आज हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं आज। तो ये इंडिया होम में सीखने को मिला। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर 2012 के बाद 2013 में ये आया कि भाई अब अपने लिए काम करेंगे। तो इंडिया होम से रिज़ाइन किया और अपना काम शुरू किया 2013 में। तो लोगों ने कहा नहीं चैलेंजेस है, बड़ा पैकेज है, लेकिन क्या था, एक लाइफ में गोल था कि भाई नौकरी किसी के लिए नहीं करनी, अपने लिए काम करना। जितने दिन काम करेंगे अपने लिए काम करेंगे। तो ये जर्नी मैंने शुरुआत की 2013 जनवरी में। ओके। अपना ऑफिस सेटअप शुरू किया। तो ऑफिस हुआ नहीं करता था सर, तो घर से ही काम करना शुरू किया। कॉलिंग करते थे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लाइंट आते थे तो अपनी एवेंजर बाइक में बैठा करके क्लाइंट को हम प्रॉपर्टी दिखाया करते थे। तो जब दिखाना शुरू किया तो मोटिवेशन बढ़ा, बुकिंग शुरू हुई। एक डेवलपर थे, उन्होंने उस समय काफ़ी सपोर्ट किया। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे उस समय। अच्छा प्रोजेक्ट था नवी मुंबई में, टॉलेस्ट टावर बना रहे थे। तो उस पर हमने काम शुरू किया। पहले महीने में 11 बुकिंग हुई तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ कि सैलरी एट द रेट ऑफ 40,000। मतलब आप सेल्स में काफ़ी अच्छा होल्ड बना चुके थे अपना? हाँ जी, सेल्स करना आता था क्योंकि पहले भी सेल्स की थी, मार्केट में सेल्स अच्छी आती थी। तो हमने कहा रियल एस्टेट को सेल्स में कुछ अच्छा बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ की जा सकती है। तो जब 11 फ्लैट बिके तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हालांकि उस 11 फ्लैट का ब्रोकरेज आते आते 2 साल लग गए। 2 साल लगे आपको पेमेंट्स लेने में उसके? जी। तो कैसे सर्वाइवल कैसे होता है अगर इतना पेमेंट डिले होता है? तो सर्वाइवल की तो पहले चिंता थी नहीं सर, ये था कि भाई गड्ढा खोद के रोज़ पानी पीना है, मजदूर की तरह काम करना है। बॉम्बे में तो मजदूर की तरह काम करके आसमान को छू सकते हैं आप, क्योंकि बॉम्बे जब आते हैं लोग, इस माया नगरी में लोग आते हैं तो सपने बड़े ऊंचे सपने लेके आते हैं। करेक्ट। और उन ऊंचे सपने को पूरा करने के लिए दशरथ माझी बनना पड़ता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सर पे बिल्कुल चोटी कस ली थी कि भाई अब तो काम करना, अपने लिए करना है। तो फिर पे आउट अब 4 साल में भी आएगा तो बट काम करेंगे, चलेगा। लेकिन डेवलपर को थोड़ा सुधारेंगे मतलब उनको भी बताएंगे भाई कि टाइम पे आउट दोगे तो हम मन से काम कर पाएंगे ना, क्योंकि पे आउट हमारी सैलरी होती है, कहीं ना कहीं हमारा सैलरी होती है। अगर हम एम्प्लॉय रखेंगे तो उसकी कॉस्ट है, उसकी सैलरी है हमारी। 2 साल अगर पेमेंट नहीं मिला तो यू आर गॉन फ्रॉम मार्केट। यस, बहुत टफ हुआ। फिर रीसेल शुरू किया, रेंट शुरू किया। छोटे जो सी कैटेगरी के डेवलपर हैं, जिनको हम सी कैटेगरी बोलते हैं, वो डेवलपर बहुत जल्दी पे आउट दे देते थे। बुकिंग हुआ, हाथ तो हाथ पे आउट देना शुरू किया। वो क्या रीजन था जो आपको कैट ए में जल्दी पेमेंट नहीं मिलता था और कैट सी में आपको तुरंत पेमेंट? सी सर, मार्केट कैसा है ना, कैट ए डेवलपर बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, बिकॉज ऑफ कैट ए है तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। फिर वो एक उनका प्रोसेस है, उनकी टीम है, अकाउंट टीम है, CRM टीम है। क्लाइंट को कमिटमेंट करते हैं, सर पेमेंट आपका 20%, हमें 20% पेमेंट है 60 डेज में दो, चलेगा सर, नो वरी, डोंट वरी सर, हमें लोन का, उसके बाद हम लोन प्रोसेस करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर वो CP को पे आउट देंगे जब उनको फंड आएगा। लेकिन सी कैटेगरी डेवलपर क्या है कि सर कैसा भी है दे दो, 10% आया, 15% आया तो लो भाई, खर्चा चलाने के लिए लो, अपना घर चलाने के लिए लो। तो सी कैटेगरी डेवलपर ने बहुत संभाला, बी कैटेगरी डेवलपर ने बहुत संभाला। बट कैट ए डेवलपर 60 डेज में, 90 डेज में,
जितने भी कैट ए डेवलपर थे उनका पैसा आता था, तो उनकी अपनी मजबूरियां थी सर। ओके, उनकी अपनी मजबूरी है। पहले आपको एक सबसे पहले जो इनिशियल चैलेंज आपके बिजनेस में आया था वो था पेमेंट को लेके इतना डिले होना। जी जी। उसके बाद और क्या चैलेंजेस सर आपको? चैलेंजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि हर बिजनेस में चैलेंजेस है, सेम रियल एस्टेट में भी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि हमारे ग्राहक को क्या लगता है कि हम डायरेक्ट डील करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, जबकि ये मिथ्या बिल्कुल गलत है सर। क्या होता है, डायरेक्ट डील करने में उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, और मीडिएटर नहीं होता है तो हेल्प आउट नहीं हो पाता है कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज नहीं देख सकते हैं। अगर आज चैनल पार्टनर साथ में है तो उनको मल्टीपल रास्ते दिखा सकता है सर, आपकी नीड के हिसाब से ये प्रोजेक्ट है। क्योंकि आप किसी भी डेवलपर से बात करें तो वो कभी नहीं बोल सकता ये कि मेरे में खराबी है। सर आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ, सामने वाला बुरा है, ये बुरा है, मैं अच्छा हूँ। तो क्या होता है, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप सही हैं, आप अच्छे हैं, कि उनका सोचना भी बढ़िया है, वो गलत नहीं के है। लिए कोई होना चाहिए। हाँ, वो गलत नहीं है सर कि वो अपने हाँ, प्रोडक्ट को खुद तो को हर अपना आदमी अच्छा बोलना, बोलेगा ना। definitely। कहा जाता है कि हमारा कनबा बेटा भी राजा है, तो ये कहावत कही गई है ना साहब। तो सेम है, डेवलपर भी बोलेगा कि भाई हमारा तो प्रोजेक्ट अच्छा है, और कहना ही पड़ेगा उसको, बिल्कुल। ये विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। लेकिन जो चैनल पार्टनर होता है ना सर, वो कई सालों की मेहनत, कई सालों का लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो रहता है उसके साथ रहता है, तो वो ग्राहक को सही और गलत का रास्ता बता सकता है। जो लोगों ने गलतियां की, कम फायदे, ज़्यादा फायदे के लिए उन्होंने गलत प्रोजेक्ट पिच किया, गलत प्रोजेक्ट दिए, जिससे हमारे ग्राहकों को बहुत तकलीफ हुई। Okay। तो मार्केट जो क्रैश हुआ, तो क्रैश जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? गलत माल बेचने से हुआ, Correct। टाइम पे डिलीवरी ना देने की वजह से हुआ। जो डेवलपर ने कमिटमेंट किए थे ग्राहक को कि हम टाइम से घर ट्रस्ट देंगे, एक फैक्टर, ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, ड्रॉप हो गया, बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर सही समय पे अगर आप प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी लॉबी सफ़र करती है। उस लॉबी में चैनल पार्टनर भी हैं, डेवलपर्स भी हैं और ग्राहक भी है, क्योंकि हमारा मेन सूत्रधार जो है वो ग्राहक है, वो हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमें सबको पैसा देते हैं। आज जो डेवलपर हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की वजह से किंग है क्लाइंट। तो मेरा एक ही सोचना है, मेरा एक ही कहना है, मेरा एक ही समझ है कि ग्राहक को हमेशा मजबूती देना चाहिए। टाइम पे कमिटमेंट पूरे करो, सही प्रोडक्ट बेचो, जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरे करो। क्या होता है कि अगर आज आप कमिटमेंट पूरे नहीं करते ना, तो हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला माठा फूक के पीता साहब, है ना। ग्राहक तो इनोसेंट है ना साहब। बिल्डर ने कहा साहब हम ये बना के देंगे, हम वो बना के देंगे, हम ऐसा दे देंगे, अरे 2 साल में पोजीशन देंगे। उसको बताइए कि 3 साल के पहले पोजीशन नहीं आएगा सर, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, 4 इयर्स लगेगा। रहना और इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके लिए मतलब आपके हिसाब से? सर इस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी की है, सबसे बड़ी की है सबके लिए, इन टर्म्स ऑफ डेवलपर, चैनल पार्टनर और क्लाइंट्स को भी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। क्लाइंट ने बोला मैं 2 महीने में पेमेंट देता हूं और 4 महीने लगाता है, तो उसमें डेवलपर भी हमारा सफ़र करता है साहब, क्योंकि उसको बिल्डिंग तो पूरी करनी है ना, लेबर पेमेंट करनी है ना। स्टील लेना है तो स्टील वाले को नहीं बोलेगा कि ग्राहक ने हमें पेमेंट लेट किया। तो अगर बिल्डर का पेन देखेंगे तो बिल्डर को भी लगता है कि हमें टाइम पे पैसा मिलना चाहिए ना। टाइम पे पैसा मिलेगा तो ज़रूर वो अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा। बट मेरा एक ही आग्रह है बिल्डर्स के साथ भी कि भाई उनको जो उन्होंने कमिटमेंट किया है वो फुलफिल करना चाहिए। शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है लाइफ में। जो शॉर्ट टर्म गोल देखते हैं वो बहुत लंबे नहीं चलते हैं साहब, जो लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, बहुत बड़े नाम बनते हैं। बिल्कुल। चाहे चैनल पार्टनर हो और चाहे बिल्डर हो सर। और अगर हम लोग और अगर बताएं कि ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी लोगों में कम हुआ करती थी पहले जी, और उसके बाद में आप बोले जैसे कि आप एज ए चैनल पार्टनर तकलीफ होता था, पेमेंट रिलीज नहीं होता था, और एनी चैलेंज यू फेस्ड इन योर अर्ली? हाँ सर, चैलेंजेस आते थे। एक लीड सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लीड आज चैनल पार्टनर के लीड मतलब ही उसका बिजनेस है, उसकी सैलरी है, कस्टमर के डेटा, कस्टमर का डेटा। आज वो कस्टमर का डेटा है, आज डेटा है। तो अभी तो क्या होता था, पहले भी ये होता था कि हम तो काम कर ही रहे हैं, डेवलपर सबसे बड़ा डेवलपर क्या कहता है कि ये मेरा क्लाइंट है। अगर मैं एक बात आपसे बोलूं, डेवलपर के तो सारे डेवलपर के ही क्लाइंट है ना, हम तो बीच की कड़ी है जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो डेवलपर को वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरा क्लाइंट है और सारे आपके क्लाइंट है। डेवलपर को ध्यान देना चाहिए बनाने में। जिस डेवलपर को लगता है कि मेरा क्लाइंट है तो उसको बोलना चाहिए चैनल पार्टनर इज नॉट वेलकम। हम आग्रह करेंगे चैनल पार्टनर हमारी दुकान में, हमारे व्यापार में, हमारे काम में ना आए। डायरेक्ट सेल करना चाहिए उनको। ओके, मतलब आपके हिसाब से जो डेवलपर है उनको क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट ही सेल्स करने वाले हैं। हाँ, हम चैनल पार्टनर के थ्रू नहीं करने वाले, हमें नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। क्लियर कम्युनिकेशन मार्केट में रखना चाहिए ना कि हमारे लिए काम मत करें, आप मत करिए हमारे लिए काम। अगर कल हम चैनल पार्टनर डेवलपर बन जाएंगे तो डेवलपर को तकलीफ होगी ना साहब,
जिसका काम उसी को साझाना, कहावत है ना, जिसको काम आता है वही करना चाहिए काम। तो डेवलपर का काम है बनाने का, टाइम पे बनाने का, बढ़िया बनाने का, उनके अपने पेन है। चैनल पार्टनर का काम है बेचने का, तो उनको बेचने दीजिए ना। उसके बीच में हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं ये तो मेरा क्लाइंट है, तो सब सारे आपके क्लाइंट है, तो हमको तो गाँव जाना पड़ेगा ना साहब। अगर डायरेक्टर मूवी भी बनाएगा, खुद डांस भी करेगा और खुद गाने भी गाएगा, गुड तो एग्जांपल। ऑलमोस्ट अगर देखेंगे सब कुछ सब खुद काम करेगा करेगा तो तो हीरो वो- घर जाएगा ना। तो कोरियोग्राफर घर जाएगा। और जिस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ऐसा काम कभी किया है ना, तो उस फिल्में जो Flop है ना हो गया। 99.9% सुपर फ्लॉप हुई हैं सर। आप जैसे मुंबई में आए, उसके पहले आपका जर्नी क्या था, मतलब आपने क्या किया, स्टडीज या कुछ? सर मैंने स्टडीज़ तो कैसा था कि मैं बीए पास हूँ, बीए पास किया क्योंकि मैंने क्लास 7 से काम किया, क्लास 7 स्टैंडर्ड से काम किया, होटल मैनेजमेंट डन किया, होटल में काम किया, बहुत छोटे छोटे काम किए। अच्छा, छोटी सी जर्नी में काम शुरू क्यों कर दिया सर, कि मुझे लगा कि कौन से इससे काम स्टार्ट किया मैंने सर मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने पहले बर्तन की दुकान में काम किया, होटल में काम किया, बहुत छोटे छोटे काम किए, क्योंकि मेरा गोल बहुत बड़ा था। मुझे लगता था कि पढ़ाई लिखाई करके भी काम करना है, और पढ़ाई लिखाई के साथ अगर काम शुरू कर देंगे तो हमारे साथ एक्सपीरियंस जुड़ता जाएगा। बहुत अच्छी। तो 7th क्लास से मैंने काम किया, घर में तो ज़रूरत नहीं थी पैसे की। 7th स्टैंडर्ड में एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को तो आज के टाइम पे बोल दिया जाए तो उसको लगता है कि मतलब मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, और आप जी, जी। 7th से अपने खुद के लिए काम करना सोच के चालू किया है, जी। वहीं से आपको आपकी जो विजन है वो दिख जी। जाता है। जी, उसका रीज़न भी था सर कि मुझे लगता था कि अभी मैं 12th पास करूंगा, फिर मेरे दिमाग में हमेशा हुआ करता था कि आईएएस की तैयारी करूंगा, आईएएस बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। अच्छा। देश के लिए कुछ काम करना है, अपने लिए भी काम करना है। आईएएस ऑफिसर की गरिमा अलग होती है, देश के लिए भी बिल्कुल, काम बिल्कुल। करता है और ईमानदारी से काम करता है। मुझे ईमानदारी शब्द बहुत पसंद है सर, कि आज मैं डेवलपर से ही बोलता हूँ कि भाई ईमानदार रहो, ईमानदार रहो, टीम से ही बोलता हूँ ईमानदार रहो, खुद से भी बोलता हूँ ईमानदार तुम भी रहो, मतलब श्रवण सिंह आप भी ईमानदार हो। तो हमेशा दिमाग में हुआ करता। तो थोड़ा आपके अर्ली स्टेज में बताइए तो क्या 7th उसके बाद? स्टैंडर्ड से जब काम शुरू किया मैंने, तो बर्तन की दुकान से काम शुरू किया। उस समय ये कोई गोल नहीं था कि क्या भाई कहाँ जाना है, ये था पैसा कमाना है, बट ईमानदारी से पैसा कमाना है। तो 7th स्टैंडर्ड में बर्तन की दुकान में काम किया, फिर दिवाली में फटाके का स्टॉल लगाता था, घर के बाहर फटाके का स्टॉल लगाता था। तो वहाँ से व्यापार बड़ा रास आया कि यार ये तो हमने उस समय मैंने 50 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, 300 रुपये मैंने कमाया एक हफ्ते के दिन। तो मैंने कहा 300 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता था मेरे लिए, बहुत बड़ा अमाउंट था, मतलब क्योंकि पहली सैलरी ही मेरी थी 50 रुपये। एक हफ्ते मैंने काम किया तो मुझे 50 रुपये मिले थे। कौन से साल की बात ये सर मैं बात कर सकता हूँ 94 में मैंने काम किया था सर। तो 50 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू थी। फिर फटाके का स्टॉल लगाया, फटाके की दुकान में फटाके बेचे, 300 रुपये मिले। मैंने कहा बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये तो। अच्छा, फिर शाम को पापा से डर लगता था कि पापा आ जाएंगे, पापा मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो ये था कि पापा देखेंगे तो डांटेंगे, बट शाम को 6 बजे दुकान बंद कर देता था। फिर 8th स्टैंडर्ड में ये हुआ फाइनली कि मुझे काम करना है, तो मैंने होटल की जॉब की। सबसे पहले मैंने काम राहुल होटल से शुरू किया एज अ स्टूवर्ड वेटर जिसे बोलते हैं। कहाँ पे? ये जबलपुर में है सर। जबलपुर। ये जर्नी फिर जो एक्चुअल स्टार्ट हुई वो क्लास 8 से स्टार्ट हुई। तो राहुल होटल में मैं दिन में जॉब ऑफिस जाता था, मतलब स्कूल जाता था, और शाम को होटल की नौकरी करता था सर, पार्ट टाइम। तो उस समय मुझे 500 रुपीज़, पहली सैलरी मेरी 500 रुपये हुआ करती थी उस समय। तो बड़ा मज़ा आता था सर ज़िंदगी जीने में, और 500 रुपये मेरे लिए 5 करोड़ के बराबर थे कि भाई 500 रुपये, एक 30 दिन काम करके 500 रुपये मिलने वाले, वो भी अपनी मेहनत के। तो इसका मज़ा अलग था सर, मज़ा अलग था, पेन भी था, लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाह रहा था। जब वो काम कर रहा था तो ये लगा कि अभी होटल बनाएंगे, होटल इंडस्ट्री में गए तो दिमाग में आया होटल बनाएंगे, क्योंकि क्लास 8 में थे, दिमाग था नहीं। 1 साल काम करे मैंने जॉब छोड़ दी सर। फिर मैंने सुमन मोटर ग्रुप में ज्वाइन किया, जो लखनऊ में हुआ करता था। सुमन मोटर ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप था। ये कभी का किस एज में? ये सर 11th क्लास में, मतलब 9th 10th मैंने जबलपुर में निकाले, और 10th क्लास में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो पार्ट टाइम पढ़ाई करके फिर मैंने वहाँ पे कुछ साल दिए, प्राइवेट स्कूल जाना शुरू किया, और वहाँ पर जॉब करना शुरू किया। तो बड़ा मज़ा आने लगा। तो वो भी बहुत चैलेंजिंग जॉब था। शिवगढ़ रिजॉर्ट उस समय बहुत फेमस प्रॉपर्टी हुआ करती थी सुमन मोटर ग्रुप की, बॉम्बे का ग्रुप था। और लखनऊ की सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी होती थी, सारे मिनिस्टर सारे प्रीमियम। नहीं, नॉट डेवलपर, ये सुमन मोटर ग्रुप एक्चुअली आउटसाइड जब आप कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं होटल इंडस्ट्री को, तो इट्स कॉल्ड अ मोटल। ये शब्द बाहर से है, यूरोप से है, मोटल। तो वो रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट एंड बार ये सब हुआ करता था। तो काफ़ी धनाढ़ लोग, पैसे वाले व्यापारी लोग वहाँ आते थे। एंट्री बैन थी, वहाँ कोई आ नहीं सकता था। तो वहाँ पर जर्नी शुरू हुई एक्चुअल, कि भाई अभी ये लाइफ का एक मज़ा अलग है।
तो वो काम वहाँ से शुरू किया सर। ओके। तो फिर 10th निकाला, 11th निकाला, फिर वापस जबलपुर आ गए। दिमाग में हमेशा था फटाके की दुकान, अपना काम करना, अपने लिए करना, वो कभी भूले नहीं थे। लेकिन उस समय पैसे नहीं थी, पूंजी नहीं थी, तो अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे। ओके। तो वापस जबलपुर आ गए सर। जबलपुर आकर के फिर वापस जॉब पकड़ ली, फिर साइकिल की दुकान में काम किया, कुछ दिन साइकिल की दुकान में काम करना, फिर फाइनली कपड़े का काम शुरू किया। तो मैंने पहला कारोबार अपनी वाइट शर्ट से शुरू किया। मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने अपने लाइफ में 15 साल तक में आपने ऑलरेडी 4-5 अलग अलग जगह पे काम कर सभी चुके थे। सेक्टर्स में काम किया। सभी सेक्टर में आपने क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ काम था कर नहीं लिया। ना सब, कुछ टेक्निकल डिग्री थी नहीं, कोई मेंटर था नहीं कि क्या करो। जबकि आज मुझे लगता है 15 इयर्स एक बच्चे के लिए कुछ मतलब अभी भी माना जाता है कि अभी उसको बाहर एक्सप्लोरेशन भी नहीं पता होता कि क्या चल रहा कुछ है। भी नहीं पता होता उसे कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस ये होता है कि मेरा गोल ये है, मुझे इंजीनियर बनना है, Yes, डॉक्टर बनना yes. है, आईएएस बनना है। स्टूडियस रहते हैं अभी भी जी। आज, लेकिन आपने बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। उस समय मेरे दिमाग में था कि जो जिस तरफ राह दिखा देता था मैं उस तरफ चल पड़ता था। मेरे को तो उस समय ये था कि पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लाइफ सेटल करनी है, अपने बच्चों को सेटल करना है, अपनी फैमिली को सेटल करना है, खुद के पैसे से करना है, बट खुद के पैसे से करना है, हमेशा दिमाग में फितूर था ये। तो कपड़े की जब दुकान शुरू की तो कपड़े का कारोबार शुरू किया तो 1700 रुपये मेरी पहली पूंजी थी, जो 1700 रुपये से मैंने कपड़े का व्यापार शुरू किया। और जब पहली बार देखा वो कपड़े का भी दिमाग में कहाँ आया कि लोग ठेले में वाइट शर्ट बेचा करते थे। वाइट शर्ट जो होती थी Yes. तो बाहर से एक्सपोर्ट होके आती थी, यूज शर्ट होती थी Correct, बेसिकली, तो वो बेचना शुरू किया साहब। तो वो शर्ट जो थी वो 100 रुपये की बाजार में मिलती थी। तो पहली बार जब मैं शर्ट खरीदने गया तो वहाँ भी लोगों ने ठग लिया, बोले ये शर्ट बहुत अच्छी है, 1 नंबर की शर्ट है, ये बिकेगी आपकी 150 रुपये की। लेकर आया तो बहुत डिसअपॉइंट हुए कि बाज़ार में तो 100 रुपये की बिकती है, और ख़रीद के भी लाया मैं 100 रुपये की। फिर उन शर्ट को काफ़ी अच्छे से वॉश किया, धोया, पैक किया, पैकिंग करके फिर उन शर्टों को बेचना शुरू किया। तो मेरे दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट अलग हुआ करता था कि भाई ये शर्ट तो 400 रुपये की है साहब, 400 रुपये की है। मेरे दिमाग में कुछ चलता नहीं था, उस समय छोटे थे, समझ में भी नहीं आती थी, तो 400 रुपये की। तो हमेशा मैंने देखा है जो ग्राहक है ना वो नेगोशिएशन बहुत करते हैं। उस ज़माने से चीज़ समझ में आई कि ग्राहक, क्लाइंट, आज मैं भी ग्राहक की तरह नेगोशिएशन कहीं ना कहीं जाता हूँ, आप जाते हैं, नेगोशिएट जरूर करते हैं, भाई इतने का नहीं है, कुछ तो कम ले लो। तो जो कुछ तो कम ले लो मेरे दिमाग में हमेशा हुआ करता था कि 400 रुपये की शर्ट बेचूंगा तो लोग बोलते थे पागल बना रहे हो, 100 रुपये की शर्ट मिलती, अकल नहीं थी। वो शर्ट बट बिकी, फाइनली पहले स्टेज में वो शर्ट बिकी, थोड़े प्रॉफिट आए, फिर वापस री इन्वेस्टमेंट किया उसी शर्ट्स में। और फिर जब बहुत सारी शर्ट लेके आए तो ये समझ में आया इसका ग्राहक किधर है, इसका मार्केट किधर है। तो पहली बार मैंने खुद, पहला ही आदमी हूँ जिसने हाई कोर्ट में शर्ट बेचना शुरू किया, कोर्ट में शर्ट देना शुरू किया। तो मैंने सिविल कोर्ट जबलपुर पकड़ा, सिविल कोर्ट में बाहर खड़े होकर शर्ट बेचना शुरू की सर। ओके। तो वहाँ लंच टाइम में मेरी शर्ट एक दिन में 50-50 शर्ट बिकती थी सर। तो वो वहाँ से मेरा फेज 2 Business शुरू का- हुआ, बिजनेस शुरू हुआ कि पैसा बिजनेस में आता है। उस समय मैं एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये कमाने लगा। ये समझ Okay. में आया कि भाई ये तो जर्नी बड़ी शानदार ये है। कौन से एज में? ये मतलब मैंने ऑलमोस्ट तो कॉलेज फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, Okay. कॉलेज भी कंप्लीट किया मैंने। 18-19 साल? एग्जैक्टली 19 क्रॉस कर 20 में था, 20 साल की एज में मैंने शर्ट और साथ में कपड़े की दुकान का एक शोरूम बनाया छोटा सा, उसी कमाई से। ओके। बट क्या होता है ना कि जब आप रोड में काम करते हो तो वैल्यूज नहीं मिलती है, उसके लिए कोई एक आपके पास एड्रेस होना चाहिए, Correct. एक शोकेश होना चाहिए। तो मैंने कपड़े का शोरूम बनाया। Okay. तो मैं शेड्यूल तक कपड़े बेचने जाता था शेड, क्योंकि मेरे एरिया में मेरे डैडी गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो उनको ये लगता था, फील होता था कि मेरा बेटा फुटपाथ में बैठ के काम करेगा, कैसा लगेगा, फील होगा। बट मेरा एक ही कहना है लोगों से या आपसे किसी से भी कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी कि आपकी सक्सेस आपको मैटर करती है, काम मैटर नहीं करता है, बट काम ईमानदारी से होना चाहिए। ये तो फिर शर्ट बेचते बेचते फिर अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया, अपना कपड़े का काम किया, ट्रैवल इंडस्ट्री बनाई, गॉटरी फॉर्म डाला, फटाके का दुकान लगाया, फटाके के बड़े स्टॉल लगाया, होलसेल बिजनेस फटाके का किया। और फाइनली 2011 में मुंबई की तरफ मूव कर गए कि अभी वापस फिर कुछ कर रहे हैं।